नमस्कार दोस्तों, रूथ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको NCERT क्लास 6 हमारा अतीत इतिहास का पाठ 1, 2 और 3 जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं को आगे ले जा रहा हूँ। मैंने भाग 1 और भाग 2 का वीडियो डाल चुका हूँ। आप अगर इसे नहीं देख पाए हैं तो आप YouTube पर जाकर इस चैनल को सर्च करें और आप वीडियो देख लेंगे। यह भाग 3 है और इन पाठों का अंतिम भाग है, यानी पाठ 1, पाठ 2 और पाठ 3 का अंतिम भाग इस भाग 3 में मैं पूरा करने जा रहा हूं। इसे समझने के लिए आपको भाग 1 और भाग 2 देखना पड़ेगा, तभी इन चैप्टरों को आप अच्छी तरह से सीरीज वाइज समझ पाएंगे। इतिहास पढ़ने के लिए आपको सीरीज वाइज समझना बहुत ज़रूरी है और हमारा उद्देश्य भी पूरा हो सकेगा, क्योंकि मैंने पाठ 1, पाठ 2 और पाठ 3 को बिल्कुल सीरीज वाइज रखा है, जिससे आपको एक के बाद एक टॉपिक आसानी से समझ में आने लगेगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं 9th, 10th, 11th, 12th का विशेष प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मदद पहुँचेगी। चलिए आगे चलते हैं और इस चैप्टर को देखते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक भोजन व्यवस्था। मैंने आपको पिछले कक्षा में पिछले भाग में आपको पढ़ा चुका हूँ कि कुशल संग्राहक कौन थे। तो प्रारंभिक भोजन व्यवस्था, मानव जीवन का प्रारंभिक भोजन व्यवस्था किस आधार पर थी और कौन करता था। तो मैंने इसमें 5 टॉपिक बनाए हैं। कुशल संग्राहक, यानी उन लोगों में कुशल संग्राहक जो होते थे वो प्रारंभिक भोजन व्यवस्था की आयोजन करते थे। वो लोग नर्मदा नदी के आसपास, जो लाखों वर्ष पहले की बात है, वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं कि नर्मदा नदी के पास जो थे वो आसपास ही कुशल संग्राहक रहा करते थे। वो जंगलों से विशेष संपदा के बारे में अच्छे से जानकारी रखते थे। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसीलिए कुशल संग्राहक उन्हें कहते हैं। जैसे जड़ के बारे में उनको पता था, फल के बारे में पता था, तना के बारे में पता था, पत्तियों के बारे में पता था कि कौन सी चीज़ें पेड़ पौधे की खाई जा सकती है अथवा नहीं खाई जा सकती है। तो इसीलिए इसी वजह से उनको कुशल संग्राहक कहते हैं। इसीलिए प्रारंभिक भोजन व्यवस्था, जो आरंभिक लोगों में भोजन की व्यवस्था जो करते थे, उन्हें कुशल संग्राहक कहते थे और उनके ऊपर ही कार्य पूरा निर्भर करता था कि भोजन को लाना जंगलों से चुनकर। दूसरी चीज़ है शिकारी खाक संग्राहक। वो शिकार करने में माहिर थे। वो शिकारी लोग कहलाते थे जो जंगलों से आखेट करते थे और वहाँ से खाने की मांस अथवा मछली पकड़ के भी लाते थे। आने वाले दिनों में वो शहद भी इकट्ठा करने सीख गए थे, इसीलिए उनके शिकारी खाक संग्राहक कहते हैं। और वो हमेशा घूमते थे, क्योंकि जानवरों का शिकार करना आसान काम नहीं होता है। वो जानवर भागते भी हैं और उनको पीछा करके उन्हें मारना पड़ता था, और अभी भी ऐसा ही है। तो शिकारी खाक संग्राहक घूमते थे। वो जंगलों के जानवरों को या पालतू जानवरों को चलते फिरते खाद्य भंडार से संबोधित करते थे। उनका मानना था कि ये जानवर जो है चलते फिरते खाद्य भंडार है, ये दूध और मांस का अच्छा स्रोत है। तो इसीलिए प्रारंभिक भोजन व्यवस्था जो था वो कुशल संग्राहक और शिकारी खाक संग्राहक के ऊपर निर्भर था। ये दोनों मिलकर भोजन की व्यवस्था में लगे रहते थे। आगे चलते हैं। अब भोजन करने के लिए उस वक्त हमारे पास जैसे अभी कृषि की आधुनिक तकनीकें मौजूद है, उस तरह से वहाँ पर आपने पढ़ा भी है कि कुशल संग्राहक यानी कृषि की कोई व्यवस्था नहीं, और शिकारी खाक संग्राहक यानी यहाँ पर भी कृषि की कोई व्यवस्था नहीं है। संग्राहक का मतलब ही है कि जमा करना, यानी उगाना नहीं। इसीलिए भोजन को ढूंढने और शिकार को करने के लिए विशेष औजारों की भी जरूरत पड़ती है।
तो आप देखिए उस पिछले वाले पेज से ये अटैच पेज है कि भोजन का तो व्यवस्था करने वाले लोगों के बारे में हम जान गए, लेकिन उनके पास औजारों के बारे में भी हम जानना हमें पड़ेगा। तो भोजन व्यवस्था के लिए औजार की ज़रूरत होती थी। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि पाषाण औजारों का निर्माण, यानी उस वक्त पाषाण युग थे, मध्य पाषाण में भी पाषाण का ही औजार का प्रयोग होता था, इसलिए पाषाण औजारों का निर्माण यानी भोजन व्यवस्था के लिए किन किन औजारों को वो प्रयोग में करते थे और वो औजार कैसे बनाते थे। तो मैं यहाँ पर आपको 2 पॉइंट बता रहा हूँ कि पत्थर से पत्थर को टकरा कर औजार बनाया जाता था पहला। तो आप अभी भी इसे आप करते ही होंगे बचपन में, एक पत्थर से दूसरे पत्थर को टकरा कर उसे नोकीला कर देते हैं, तो वो कुछ ना कुछ शेप में आ जाता है जिससे काटा भी जा सकता है, खुरेदा भी जा सकता है और किसी चीज़ को फाड़ा भी जा सकता है। दूसरा तकनीक है दबाव शल्क तकनीक। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको कंपटीशन लेवल में भी आ सकती है और 6th क्लास के लिए भी ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि दबाव शल्क तकनीक किसे कहते हैं। तो इस विधि से दोस्तों मैं यहाँ पढ़ देता हूँ। इस विधि में क्रोड यानी जिस पत्थर से औजार बनाना हो उसे हम क्रोड कहते हैं। जिस पत्थर से औजार बनाना हो को हम सख्त सतह पर रख दिया जाता था और फिर इसे किसी बड़े पत्थर से पीट कर सही आकार दिया जाता था। इसे दबाव शल्क तकनीक। आज हम छेनी हथौड़े की बात करते हैं, मान लीजिए बिल्कुल सेम टू सेम वही है कि एक पत्थर को रख कर जिसको औजार बनाना है, दूसरे पत्थर को उस पर पीट कर उसको सही शेप देना है। तो आपने देख लिया और सीख लिया कि पाषाण औजारों का निर्माण जो है 2 तरीके से होता था, पत्थरों से पत्थर को टकराकर और दबाव शल्क तकनीक से भी पाषाण औजारों का निर्माण किया जाता था। आगे चलते हैं। इस पेज में मैंने आपको फोटो के माध्यम से सिखाना चाहा, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है दोस्तों अगर आप पिक्चर से समझते हैं और आपको हमेशा के लिए फिर याद हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पत्थर से पत्थर जो आदि मानव है वो टकरा कर किस तरह से औजार बना रहे हैं, और एक चैप्टर में भी एक फिगर है, दूसरा वाला फिगर आपको NCERT बुक में भी आपको ये मिल जाएंगे। तो इस तरह से पत्थरों को शेप दिया जाता था। अगले पेज में चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाया है औजार भोजन व्यवस्था के लिए कि किस तरीके से औजार होते थे पत्थरों के। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उनके हाथ के बनाए हुए औजार पाषाण युग के औजार है ये। तो आप यहाँ पर देखिए और समझिए कि आप इससे समझ भी सकते हैं कि अलग अलग काम में ये कैसे आ सकते हैं। इनके शेप और आकार को समझकर आपको ये समझना होगा कि किन के औजारों को उपयोग करते थे और किस किस काम में ये औजारों को उपयोग में लाया जा सकता था। आगे चलते हैं दोस्तों। अब दूसरा मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है आग की खोज। मैंने पहले भी आपको बताया कि आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज है मानव जीवन में। पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई है। इसका प्रयोग वो उस युग में भी और आज भी हम सेम ही करते हैं। तो आग का प्रयोग का जो उपयोगिता है वो आज हमारे जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है और उनके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंजेस भी लेके आया था। तो आग का प्रयोग जो है पूछा जाता है कि आदि मानव आग का प्रयोग किन किन कामों में करते थे। तो इसमें रटने की कोई बात नहीं, आप आग का प्रयोग जनरली किस किस काम में करते हैं आप लिख दें। जैसे प्रकाश के लिए, जनरली हम प्रकाश के लिए, अभी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है कोई बात नहीं, लेकिन उस वक्त आज से आप अभी 15-20 साल पहले भी चले जाइएगा तो दिया और बाती से हम प्रकाश के लिए उपयोग में लाते थे। दिवाली में हम दिए जलाते हैं। तो प्रकाश के लिए जनरली जो है आग का प्रयोग किया जाता था। मांस का प्रयोग मांस पकाने में, पहले हम कच्चा मांस खाते थे, आदि मानव कच्चे मांस को उपयोग करते थे, लेकिन जब से आग जलाना सीख लिया उन्होंने मांस पकाना सीख गए और उन्हें ये भोजन पकाने की विधि को पता चला, जिससे भोजन और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर आया। तो मांस पकाने के लिए भी आग का प्रयोग किया जाने लगा और
जंगलों में रहने के लिए आज भी आप अगर दूसरे जानवर से बचना चाहते हैं तो आग जलाकर सोइए। तो अगर आप जंगल में सफारी कर रहे हैं, रात में रुकना पड़ रहा है, तो आग जलाने से क्या होता है, जंगली जानवर दूर भाग जाते हैं, आपके पास नज़दीक नहीं आएंगे। तो आदि मानव भी आग का प्रयोग जो है जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए किया करते थे। तो आगे हम चलते हैं। अब इसमें एक सवाल और भी आता है कि आग की खोज किस तरीके से हुई। तो जनरली आपने सुना भी होगा, यहाँ पर छूट गया था, मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ कि जनरली आग की खोज जो है उन्होंने किस प्रकार की होगी। तो ये अनुमानित है और ये सही भी बैठता है कि आग की खोज जो है निश्चित रूप से एक पत्थर से दूसरे पत्थर को टकराकर चिंगारी निकली होगी, और जिससे आदि मानव ने देखा कि एक चिंगारी निकल रही है और उससे घास, सूखी घास जल गई, तो उनको ये पता चल गया होगा कि इस तरह से आग निकलती है और पत्थरों से पत्थर टकराकर आग निकलती है और इससे आग जलाया जा सकता है, जिसके कारण रोशनी आई होगी और फिर उनका उपयोग किए जाने लगा। सर्वप्रथम आग की खोज जो है आदि मानवों द्वारा पत्थरों को आपस में रगड़ कर ही हुई होगी। तो मैं आगे चलता हूं। तो आग की खोज का एक फोटो मैंने यहाँ रखा है कि आदि मानव किस तरीके से आग की खोज की होगी, और वो आग को जनरेट करने की ये फोटो दिखाई दे रहा है लाइव। वो पत्थर से पत्थर को टकरा रहे हैं। आगे चलते हैं। अब आदि मानव के साक्ष्य का तीसरा ये पेज है शैल चित्रकला, जो उनके कला के बारे में बताता है। हाँ जी दोस्तों, शैल चित्रकला एक, आप अभी भी इन कला को देख सकते हैं। भारत की विभिन्न जगहों पे एक कला है जिसके उनके रहने का साक्ष्य है कि आदि मानव थे और इन गुफाओं में रहते थे और उनको कला का भी ज्ञान था। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ के ही बताना पड़ेगा क्योंकि एक फैक्ट है और आपको ध्यान में आ जाए, ये क्योंकि कंपटीशन लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जनरली 6 क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेशों की गुफाओं में, तो आपको बता दें कि इन गुफाओं अब आज भी है और यहाँ पर शैल चित्र आज भी देखा जा सकता है। उन्होंने जंगली जानवरों को सजीव चित्रण किया, यानी उनके चित्रकला में जंगली जानवर, शिकार करते हुए लोग, इस तरह के चित्रण उन्होंने सजीव चित्रण किया है कि किस तरीके से जंगली जानवर का पीछा आदि मानव कर रहे हैं धनुष बाण लेकर, और उनको किस तरीके से तीर चलाया जा रहा है और उनकी जो है शिकार किया जा रहा है। तो इस तरीके से पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के दौरान ये आपका गुफा चित्र मिलता है, जिससे उनकी मानव की कलात्मक अभिव्यक्ति प्रकट होती है कि वो कला में भी आगे थे। तो इस तरीके से आप अगर मध्य प्रदेश में देखना चाहते हैं शैल चित्रकला तो भीमबेटका जाएं, भीमबेटका नामी है। तो आपका ये प्रश्न भी बनता है कि मध्य प्रदेश में गुफा चित्र जो है कहाँ पर है, तो भीमबेटका नाम की जगह पर है, जहाँ पर 10 वर्ग किलोमीटर में ये क्षेत्र फैला हुआ है, जहाँ पर 500 के लगभग शैल श्रेष्ठियों के अधिक अवशेष मिले हैं। तो इस तरह से बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है भीमबेटका दोस्तों, जहाँ पर शैल चित्रकला का नमूना मिलता है आदि मानवों का। तो इस चित्रों में छोटे चित्र भी हैं, जैसे 3 मीटर लंबे चित्र भी बने हैं, जिसमें मुख्य रूप से भैंसा, हाथी, बाघ, गेंडा और सूअर आदि पशुओं का चित्र निर्मित है। इससे एक बात पता चलता है कि वो किन किन जानवरों से परिचित थे। निश्चित रूप से वो उन्हीं का चित्र बनाएंगे जिनसे वो परिचित थे या जो उनके आसपास रहते थे। तो इनसे पता चलता है कि वो जानवरों से किन किन जानवरों से परिचित थे। तो भैंसा, हाथी, बाघ, गेंडा, सूअर आदि पशुओं से वो परिचित थे, इसीलिए उन्होंने गुफा चित्र में इनका वर्णन किया है। और उनको रंग के बारे में भी पता था। इन चित्रों में हरे, लाल रंग के भरे होते हैं। तो ये रंग को भी मैं दिखा सकता हूँ आगे आने वाले पेज में कि किस तरीके से उनका गुफा चित्र मिला है। आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि ये लाइव है। एक तो
एक पहला जो पिक्चर है वो चित्र करते हुए दिखाया जा रहा है जानवरों का, और ये दोनों पिक्चर जो है भीमबेटका का लिया हुआ गुफा चित्र है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो किसी जानवर पर बैठकर शिकार कर रहे हैं और किस तरह से धनुष बाण लेकर, शस्त्रों को लेकर वो शिकार कर रहे हैं। तो ये शैल चित्रकला भीमबेटका में मिला है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अंग को, कि मानव जीवन कृषक कैसे बना और पशुपालक कैसे बना। मानव आरंभिक कृषक और पशुपालक के बारे में ये टॉपिक बताता है कि कैसे वो संग्राहक से अस्थाई जीवन की ओर मुड़े। तो शुरू में तो वो खाक संग्राहक थे, घूमते रहते थे। तो यहाँ एक प्रश्न भी आता है कि वो क्यों घूमते रहते थे। आपके 6th क्लास के बुक में भी है कि शिकारी खाक संग्राहक क्यों घूमते रहते थे। तो जनरली इनके 3-4 मुख्य कारण हैं। जैसे पानी की खोज में, चूँकि पानी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जीवन के लिए, तो इसलिए एक जगह अगर पानी खत्म हो जाता था तो दूसरी जगह पानी की खोज में निकलते थे। जानवरों को पीछा करने के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो जानवर एक जगह तो रहते नहीं थे, उनको शिकार करते 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 वो बहुत आगे निकल जाते थे। तो जानवर अगर एक जगह खत्म भी हो जाता था तो चूँकि उनका जीवन में जो भोजन की व्यवस्था थी वो मुख्य रूप से जानवरों के ऊपर भी निर्भर थी। तो जानवर अगर एक जगह समाप्त हो जाता था या जानवर अगर किसी जगह माइग्रेट हो जाता था तो वहाँ पर वो खोज कर वहाँ जाकर बसते थे जहाँ जानवरों की अधिकतम मात्रा पाई जाती थी। तो तीसरा कारण है मौसम के अनुसार। ठंड ज़्यादा है तो गर्म वाले प्रदेश में, बारिश ज़्यादा है तो सूखे वाले प्रदेश में। तो मौसम के अनुसार भी आज भी हमारे देश के कई जगहों में मौसम के अनुसार जो है वो माइग्रेट होते हैं लोग। तो नए वनस्पति की खोज, एक जगह वनस्पति खत्म हो जाए तो दूसरी जगह वो चले जाते थे ताकि उनको खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं हो। भोजन खत्म होने पर उनका माइग्रेशन होता था। तो ये सब कारण थे दोस्तों जो जिसके कारण खाक संग्राहक जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, घूमते रहते थे। इन कारणों के कारण, पानी की खोज के कारण, जानवरों को पीछा करने के कारण, मौसम के कारण, नए वनस्पति की खोज के कारण और भोजन खत्म होने पर वो एक दूसरे से दूसरी जगह चले जाते थे। ये साक्ष्य जो मैंने लिखा है वो साक्ष्य क्या है दोस्तों? तो इतिहास आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो अनुमानित भी हो सकता है। अगर वो साक्ष्य नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो शिकारी खाक संग्राहक जो घूमते रहते थे उसका साक्ष्य भी है, इसीलिए इसे बुकों में दिखाया गया और बताया जाता है और पढ़ाया जाता है। साक्ष्य नहीं होता, इसके कोई प्रमाण नहीं होते तो शायद ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं होता। तो इसके साक्ष्य जो है पूरे भारत में मिले हैं। पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने भी मिले हैं पूरे भारत में कई कई जगह पे। सबसे रोचक चीज़ मिले हैं जले हुए अनाज के दानों का अवशेष। तो इससे पता चलता है कि उनकी मूवमेंट कहाँ कहाँ हुई थी। तो आगे चलते हैं। अब मानव जीवन जो है वो संग्राहक से कृषक की ओर मुड़ता है। 8000 वर्ष पूर्व जो है स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर जो है वो काम करते थे, दोनों मिलकर वो खेती प्रारंभ किए। सबसे पहले उनको जानकारी गेहूं और जौ का हुआ। बहुत इम्पोर्टेंट है कि मानव जीवन में कृषि जो शुरुआत हुई वो किस अनाज को सबसे पहले उगाए, तो गेहूं और जौ। इसकी प्रमाण जो है वो उत्तर दिशा में, उत्तर पश्चिम में सुलेमान और कीर्तर पहाड़ियों में प्रमाण मिलते हैं, जिसका मैप मैंने आपको भाग 1 में दिखा चुका हूँ। 8000 वर्ष पहले जो है उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कीर्तर पहाड़ियों में इनके प्रमाण मिलते हैं गेहूं और जौ की खेती का। उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियों में और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में चावल की खेती की जाती थी, इसके प्रमाण मिले हैं। तो इस तरह से जो मानव जीवन है वो कृषक बनने की ओर अग्रसर हो गया और ये प्रमाण भी मिले हैं।
8000 वर्ष पूर्व की बात है। आगे चलते हैं। मनुष्य का कृषक बनना भोजन संग्राहक से उत्पादन तक से मनुष्य के बसने तक की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये 3 भागों में मैंने यहाँ पर बांटा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मनुष्य कृषक कैसे बना, भोजन संग्राहक से उत्पादन कैसे करने लगा, और फिर मनुष्य को बसना पड़ा। ये एक दूसरे से रिलेटेड है कि खेती करेंगे तो मनुष्य को एक जगह रहना ही पड़ेगा, क्योंकि अनाज का देखभाल, फिर अनाज को निकालना, फिर अनाज को संजोगना, क्योंकि अगले साल फिर से उसी बीज से खेती करना, भंडारण जिसको बोलते हैं, तो मनुष्य को बसना ही पड़ा। इसके बारे में हम आगे चलते हैं, पढ़ते हैं कि कृषक कैसे बना। तो जलवायु परिवर्तन, जलवायु के अनुसार फसल, सबसे पहले उन्होंने यही देखा कि जलवायु परिवर्तन, बरसात में किस तरह की खेती होती है, जाड़े में किस तरह की खेती होती है, तो गर्मी में किस तरह की खेती होती है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, अब एक समान ठंड ही पड़ रही है, एक समान सिर्फ बर्फ ही गिर रहे हैं, तो खेती करना मुश्किल है। जलवायु परिवर्तन का मतलब होता है कि गर्मी भी आई, बरसात भी आए, ठंड भी आए। तो उन्होंने देखा कि कई तरह के वेजिटेशन उगते हैं अलग अलग मौसमों में। तो उन्होंने जलवायु के अनुसार फसल के बारे में स्टडी किया, और फसल के बारे में स्टडी किया तो उनके बिहाफ पर उन्होंने मवेशियों को भी चुना। उनके, क्योंकि कृषि अच्छी जहाँ होगी वहाँ पर लोग अच्छे मवेशी भी पालेंगे, जानवर भी पालेंगे, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें ज़्यादातर खेतों से मिलती है, जानवरों को भी। तो इस तरह से जहाँ पर कृषि अच्छा है वहाँ पशुपालन भी अच्छा ही होगा। इसलिए फसल के अनुसार जो है उन्होंने मवेशियों का भी पालना और निश्चित किया। लगभग 12,000 साल पहले शुरू में प्राकृतिक रूप से उगते थे, उनको ये पता नहीं था, उग जाते थे गेहूं, जौ और धान जैसे चीज़ें, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया कि ये किस तरह से उगते हैं और कैसे उगते हैं, कब मौसम में, किस मौसम में ये उग जाते हैं। लोग सिर्फ खाते थे और इकट्ठा करते थे। फिर उन्होंने ऑब्जर्व करना सीखा, उनकी लाइफ में चेंजेस आई, माइंड ग्रोथ किया, कैसे बीज गिरता है। यहाँ पर मैंने बड़े से पैराग्राफ को छोटे में करने की कोशिश किया है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कि बीजों को गिरना, उनका अंकुरन होना, अंकुरन से पौधे, पौधे से देखभाल और सुरक्षा, फिर बीजों का पकना, फिर उनका काटना, अनाज संभालना, भंडारण करना। एक कृषक का सबसे महत्वपूर्ण स्टेज यही है। फिर भंडारण के लिए उन्होंने मिट्टी के बर्तन, टोकरियाँ, जमीन के अंदर भी गड्ढे करके रखते थे। फिर भंडारण के साथ घूमना मुश्किल हो गया। यहाँ से दूसरा चेंजेज आया मानव जीवन में कि भंडारण अगर कर लिए तो फिर घूमना मुश्किल हो जाएगा, संग्राहक होना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि संग्राहक फिर क्यों रहेंगे, उनके पास खाने पीने की चीज़ें तो कमी नहीं रही, वो खेती करना सीख गए थे, खेती से जो अवशेष मिलते थे जानवर को खिलाकर जानवरों को पालना भी सीख गए थे। तो अब उनको कहीं दूर भागने की ज़रूरत या भटकने की ज़रूरत नहीं थी। और दूसरा मुश्किल उनके जीवन में आया कि भंडारण आ गया तो उनको मूव करना नहीं बना। तो इस तरह से एक जगह बसना पड़ा उनको और कृषक बन गए। तो सबसे पहला टॉपिक है कि मनुष्य कृषक कैसे बने। तो जलवायु परिवर्तन के कारण कई ऐसे फसलों का भी ग्रोथ हुआ, मवेशियों का भी ग्रोथ हुआ। फिर उन्होंने इस परिवर्तन से देखा कि किस तरीके से बीज गिरता है, अंकुरन होता है, पौधा बनता है, देखभाल करनी पड़ती है, उसको पकना पड़ता है, फिर काटना पड़ता है, फिर संभालना पड़ता है, फिर भंडारण करना पड़ता है। तो इस तरीके से उन्होंने ऑब्जर्व किया और ये स्टेज लाकर उन्हें कृषक बना देता है। फिर उनको एक जगह बसना पड़ता है। आगे चलते हैं कि मनुष्य पशुपालक बन गया। कैसे बना, तो आप पीछे से भी आप समझ सकते हैं कि पशुपालक जो है कैसे बना। जब वो कृषक बन गए तो पशुपालक बनने में कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से जानवरों को खाने और खिलाने की जो चीज़ें थी वो अधिक मात्रा में वो उगाना चालू कर दिए। घास के मैदान भी बढ़ गए, ऑटोमेटिक जानवरों की संख्या अपने आप बढ़ने लगी, क्योंकि जानवर को खाने पीने की कोई दिक्कत
नहीं होती थी, घास खाने वाले जानवर बढ़ गए। लोग अपने घरों के पास चारा देकर जानवरों को लुभाना चालू किया, जानवरों को आकर्षित करना चालू किया। जानवर फिर धीरे धीरे उनके पालतू बन गए। क्योंकि आप अगर बिल्ली को अगर रोज़ एक रोटी देते हैं तो बिल्ली डेली एक टाइम पर आपके घर के दरवाजे के पास खड़ी हो जाएगी। गाय, बैल, कुत्ते, ये सब ऐसे जानवर हैं जिनको आप भोजन से आकर्षित कर सकते हैं और पालतू बना सकते हैं। शुरू में भेड़, बकरी, गाय और सूअर को उन्होंने पालतू बनाया। आप जान भी सकते हैं कि इनको क्यों पालतू बनाया। यहाँ पर एक प्रश्न है कि शुरू में भेड़, बकरी, गाय और सूअर को ही मानव ने क्यों पालतू बनाया, तो इसका कारण है। इसका कारण क्या है दोस्तों, कि ये जो है ये दूध देने वाले भी जानवर हैं और मांस देने वाले। और तीसरा सबसे कारण बड़ा ये है कि आक्रामक नहीं है, ये जानवर किसी पे हमला जल्दी नहीं कर सकते। तो उन्होंने खतरनाक जानवरों को अपने पास नहीं रखा, उन्होंने वैसे जानवरों को अपने पास रखा, उन जानवरों को चुनाव किया जिससे वो लाभ ज़्यादा से ज़्यादा ले सके। साक्ष्य मिलता है इसके भी उत्तर पश्चिम में सुलेमान किर्तर पहाड़ियाँ, भेड़, बकरी और गाय और बैल की हड्डियाँ मिली हैं। तो इस तरह से यहाँ साक्ष्य भी मिलते हैं। इसी बिहाव पर यह अनुमान लगाया गया कि शुरू में उन्होंने भेड़, बकरी, गाय और सूअर को ही पालतू बनाया। ये पशुपालक बनने की प्रक्रिया है दोस्तों। पशुओं को कैसे पालतू बनाया, तो भोजन देकर आकर्षित कर कर। आगे चलते हैं। अब वो पशुपालक बन गए, कृषक बन गए, उनको बसना ही पड़ा। तो यहाँ पर एक चीज़ें हैं कि क्वेश्चन आते हैं कि बसने की प्रक्रिया किसे कहते हैं। तो 6th क्लास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बसने की प्रक्रिया किसे कहते हैं। तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को बसने की प्रक्रिया कहते हैं। आदमी वहीं बस सकता है जहाँ पर उसको खाना पीना अच्छे से मिले। तो पौधे उगाए और जानवरों की देखभाल किए, ये दोनों ऐसी प्रक्रिया हैं जहाँ पर आप एक जगह रहकर ही काम कर सकते हैं। तो इसीलिए इसे बसने की प्रक्रिया भी कहते हैं। बसने की प्रक्रिया में उन्होंने पौधे का भी चयन किया और जानवरों का भी चयन किया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उन्होंने पौधे का कैसा चयन किया, तो बड़े दानों वाले, जिससे उनको कम मेहनत लगे और अनाज ज़्यादा निकले। और जानवरों का चयन कैसे किया, तो मांस वाले जानवर, जो हिंसक नहीं होते थे वैसे जानवर, जो झुंड में रहते थे वैसे जानवर, जो उनके वातावरण में रहने लायक थे वैसे जानवर को उन्होंने चयन किया। आगे चलते हैं। रहने की जगह निर्धारण। रहने की जगह निर्धारण का मतलब है कि वो किस जगह पर रहना चाहे, वो रहने की जगह का निर्धारण किस तरीके से कर सके। तो निश्चित रूप है कि एक मानव जीवन अपने रहने की जगह कहाँ खोज सकता है, तो वहीं पर खोज सकता है जहाँ पर वो बच सके, छुप कर रह सके। किससे? धूप से, वर्षा से, ठंड से। और तीसरी बात है कि वह कहाँ रह सकते हैं, जहाँ पर वो अपने औजार को भी बना सके। चूँकि दोस्तों उनको कहीं ना कहीं औजार तो बनाना पड़ेगा ही। कृषक बन गए तो कृषक में भी औजारों की आवश्यकता होती है और पशुपालन में भी औजारों की आवश्यकता होती है। इस तरह से उद्योग स्थल उसे कहते हैं। उद्योग स्थल किसे कहते हैं? जहाँ पर अच्छे पत्थर मिले जिससे वो औजार भी बना सके, उसे हम उद्योग स्थल कहते हैं। और उसे आवासीय और उद्योग स्थल भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर रहकर वो अच्छे पत्थरों की जगह पर रहकर, जहाँ अच्छे पत्थर होते हैं वहाँ पर वो रहकर उन्होंने औजार बनाकर रहने की व्यवस्था को निर्धारित किया कि हम यहाँ रह भी लें और औजार बना भी सकें। ऐसी जगह का निर्धारण उन्होंने वहाँ किया। साक्ष्य भी मिलता है दोस्तों शिकारी खाक संग्राहक का कि भीमबेटका, हुसंगी, कुरनूल की गुफाएं, नर्मदा घाटी और विंध्य पर्वत, ये सब जो है मानव जीवन, आदि मानव जीवन का उद्योग स्थल भी थे और आवासीय स्थल भी थे, क्योंकि यहाँ पर वो रह भी सके, धूप, वर्षा, ठंड से बच भी सके और औजार बनाने के लिए पर्याप्त पत्थर भी उन्हें मिल सका। आगे चलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये मैंने आपको पिक्चर दिखाया है भीमबेटका की गुफाएं, जहाँ पर वो रहते हैं। आप अच्छे से देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से उन गुफाओं में वो रहते थे। और यहाँ पर पर्याप्त पत्थर भी है,
ठोस पत्थर भी है जिससे वो औजार बनाकर अच्छे से शिकार कर कर खाना खाते थे। आगे चलते हैं। अब मनुष्य कृषक बन गया, पशुपालक बन गया, आवास चुन लिया, बसने की प्रक्रिया को सीख गया। अब आता है अस्थाई जीवन की ओर। तो अस्थाई जीवन के भी साक्ष्य मिले हैं जो भाग 1 में मैंने दिखाया है कि किस तरीके से लोग ने अस्थाई जीवन जिया। जैसे कश्मीर में गुफराल, बुर्जहोम, बिहार में चिरांद। आप भाग 1 जाके देखें तो वहाँ पर आपको कई ऐसे जगह, जैसे आंध्र प्रदेश में हल्लूर, पय्यमपल्ली, तो इस तरीके से आपको कई ऐसे जगह पूरा स्थल मिले हैं जहाँ पर मनुष्य अस्थाई जीवन जीता था। तो इस पेज को मैं पहले भी सिखा चुका हूँ आपको, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब अस्थाई जीवन आ गया तो मनुष्य के अंदर रीति रिवाज भी आ गया। अब वो समाज में रहने लगे, वो सामाजिक हो गए, क्योंकि अब बस गए हो। तो बस गए तो एक जगह से दूसरे जगह, एक लोग, दूसरे लोग, तीसरे लोग, चौथे लोग, एक परिवार, फिर गांव, फिर ऐसे धीरे धीरे उनका जो समुदाय बन गया, तो उनके अंदर रीति रिवाज का आना संभव ही था। तो चूंकि आदमी बस गया तो बसने के दौरान वो कई ऐसी सामाजिक चीज़ें समाज से ही सीखता है, लोगों से ही सीखता है। तो उन्हें उनके जीवन में रीति रिवाज आ गया। सबसे पहले वो कृषक और पशुपालक के समूह बने जिसे जनजाति कहा गया। ये पुराने रीति रिवाज को मानने वाले थे। इन जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं भी थी, आज भी इन जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसे वो छोटे छोटे बस्तियों में रहते हैं, परिवार के एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं लोग। मुख्य काम खेती करना, पशुपालन करना, मछली पकड़ना, शिकार करना, भोजन संग्रह करना। महिलाएं के बारे में बात करें तो अनाज निकालना और अनाज को कूटना, ये सब काम जो थे वो महिलाओं के, बच्चों के लिए भी काम बांटे हुए थे कि बच्चे पशुओं के झुंड को चराते थे। बूढ़े व्यक्ति जो होते थे उन जनजाति समूह में नेता लोग होते थे। धार्मिक मान्यता जो थी वो उनकी अपनी ही देवी देवता होते हैं, आज भी होते हैं अपनी देवी देवता, और सांस्कृतिक परंपरा जो है उनकी अपनी होती थी। मनोरंजन के लिए उनके पास संगीत थी, कहानी थी, चित्रकारी थी और अपनी एक भाषा भी थी, और आज भी ये है। आप भी अगर कोई जनजाति समूह से मिलते हैं तो उनका अपना रीति रिवाज होता है। दोस्तों आगे चलते हैं। लोगों की यात्रा। अब मनुष्य जो है अब सामाजिक होने के बाद यात्राएं शुरू करता है। वो दूर और जोखिम भरी यात्राएं भी करता है, दर्रों से, पहाड़ों से, नदियों के खाइयों से। तो लोगों के यात्राएं जो होती है वो दो तरह से और दो कारणों से होती थी। पहले जो थी उसे हम दो भागों में बांटे हैं। एक अस्थाई जीवन से पहले जो यात्रा करते थे मनुष्य, वो खाना और पानी ढूंढने के लिए यात्रा करते थे, जो आप देख भी सकते थे, संग्राहक थे। तो उनको खाना और पानी ढूंढना था, तो इसलिए वो यात्रा करते थे। एक अस्थाई जीवन के बाद, जैसे आज हम यात्रा क्यों करते हैं? तो काम की तलाश में करते हैं, प्राकृतिक आपदा के कारण भी करते हैं, युद्ध अगर हो गया तो हम वहाँ से छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए और नए रोचक स्थानों को खोजने के लिए यात्रा करते हैं। तो एक प्रश्न भी बनता है कि पहले लोग यात्रा क्यों करते थे और आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? तो ये पेज आपका एक प्रश्न का उत्तर है। आगे चलते हैं। देशों के नाम। तो 2500 वर्ष पूर्व जो थे, ईरानी और यूनानी जो है भारत पे आक्रमण किए। ये मौर्य सभ्यता आप पढ़ेंगे तो मौर्य सभ्यता के शुरू होने के पहले मगध एक बहुत विशाल साम्राज्य था। तो मगध के पहले पश्चिम में जो थे हिंदकुश पर्वत के पास ईरानी और यूनानी, वहाँ के राजाओं में, पश्चिम के राजाओं में यूनिटी नहीं थी। तो उस वक्त जो है ईरानी और यूनानियों का आक्रमण हुआ भारत पर। उस वक्त उन्होंने सिंधु नदी को देखा, जो संस्कृत शब्द है, और उन नदी को उन्होंने प्रोनाउंसिएट किया, उन नदियों को उन्होंने बुलाया, सिंधु को हिंदोस और इंदोस। तो उन नदियों को उन्होंने इस नाम से बुलाया।
और इस नदी के जो पूर्व में जो जमीनें थी, जो भूमि थी, उसे इंडिया कहा गया। तो इंडिया शब्द किसके लिए कहा गया? सिंधु नदी के पूर्व की भूमि को इंडिया कहा गया। और सिंधु को इंदोस और इंदोस पहले किन्होंने बुलाया? तो ईरानियों ने और यूनानियों ने भारत पे आक्रमण करने के बाद सिंधु नदी को देखकर उन्होंने इस नदी को इंदोस और इंदोस बुलाया। बाद में इसके पूर्व की भूमि को इंडिया कह के बुलाया। इंडिया शब्द जो है वो सिंधु से ही आया है, इंदस से। तो आप यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रतियोगिताओं के लिए भी और 6th स्टैंडर्ड बच्चों के लिए भी। तो आगे चलते हैं। उत्तर पश्चिम में एक लोगों का समूह रहता था। अब आगे चलते हैं कि उत्तर पश्चिम में एक लोगों का समूह रहता था। उस समूह को भरत कहते थे। यानी एक समूह जो था उत्तर पश्चिम में लोग रहते थे, उन समूह को भरत कहते थे और इसी नाम से इस भूमि को भारत कहा गया, जो ऋग्वेद में मिलता है। तो भारत किस कैसे पड़ा भारत का नाम? तो उत्तर पश्चिम में एक समूह जिसका नाम भरत था, उसके नाम पर इस भूमि का नाम भारत रखा गया। आगे चलते हैं। रोचक जानकारियाँ, ये पेज आखिरी पेज है जो इस चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जीके जीएस जो बनते हैं कंपटीशन लेवल के, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर रोचक जानकारियाँ का पेज बनाया है। भारत में शुतुरमुर्ग मिलना। भारत में शुतुरमुर्ग कहाँ मिला था पहले? महाराष्ट्र के पटने में। अभी भी शुतुरमुर्ग है लेकिन चिड़िया खानों में है, जंगलों में नहीं देखने को मिलते हैं। तो भारत में शुतुरमुर्ग जो मिला है वो महाराष्ट्र के पटने में। हुसंगी में चूना पत्थर के औजार मिले हैं। यहाँ प्रश्न बनता है कंपटीशन लेवल के लिए कि चूना पत्थर के औजार पहले कहाँ मिले थे? तो हुसंगी में मिले थे। खरल और मूसल पत्थर का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? कहाँ इसके प्रमाण मिले हैं? दाओजली हेडिंग जो चीन और म्यांमार के रास्ते में आता है, दाओजली हेडिंग, वहाँ पर खरल और मूसल पत्थर के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। जेडाइट पत्थर कहाँ मिले हैं? तो दाओजली हेडिंग चीन और म्यांमार के रास्ते में जो है आता है दाओजली हेडिंग, तो वहाँ पर जेडाइट पत्थर पाए गए थे। तो दोस्तों ये चैप्टर अब ख़त्म होता है। मैंने आपको इतिहास 6 का इतिहास, हमारा अतीत, पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों को 3 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 नाम की वीडियो को बनाकर अपने YouTube चैनल पर डाला है। आप देखें इसे, बहुत रोचक जानकारियां हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, 6 क्लास के लिए भी और कंपटीशन लेवल के लिए भी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। आप इसे ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि मैंने इसे बहुत ही सिस्टमैटिक वे से आपको सिखाने की कोशिश किया है। आपको यहाँ पर से देख सकते हैं खाक संग्राहक रहने की जगह। ये मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भीमबेटका कहाँ है, बुर्ज होम कहाँ है, हुसांगी कहाँ है, करनूल केव, क्योंकि मैप के जरिए पढ़ने से आपके दिमाग में एक रोड मैप बन जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं। PDF फाइल मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको अच्छा लगता है, हमारा वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि इस तरह से और भी वीडियो आपके सिलेबस से हम डालें और आपको मिले, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करना नहीं भूलें, शेयर करें और कमेंट करें।